आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं जिस विषय पे अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था वो है हिंदी पक्ष प्रतिपक्ष। हिंदी आधिकारिक भाषा है। हिंदी को हम लोग अपनी राष्ट्रभाषा भी मानते हैं, राजभाषा भी है। आचार्य शिव कुमार मिश्र कहते थे कि ये इस देश की भाव भाषा है। और मेरा अपना ये अनुभव रहा है इतने सालों में, चूँकि मैं हिंदी अध्ययन अध्यापन से जुड़ा रहा हूँ, कि 14 सितंबर आते ही अचानक से हिंदी के आलेखों की, हिंदी की कविताओं के, हिंदी के पक्ष में और अंग्रेजी को गालियाँ देने वाली इतनी तमाम बातें शुरू हो जाती हैं कि हम लोगों ने उसे हमारी समझ वहीं से विकसित हुई कि हिंदी के पक्ष में खड़े होने का मतलब सबसे पहला ये है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है। हिंदी के पक्ष में खड़े होने का मतलब है कि अंग्रेजी को बहुत सारी गालियाँ देनी है, अंग्रेजी हमारी दुश्मन है और भावुकतापूर्ण कविताएं लिखनी है, आलेख लिखना है। ये एक सोच जो है, जो अपने आसपास के परिवेश को जीते हुए हम लोग समझ पा रहे थे, बना पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे अध्ययन अध्यापन में थोड़ी गंभीरता आई, थोड़ी किताबें हम लोगों ने टटोलना शुरू किया, तो लगा कि मामला इतना सीधा सा नहीं। हिंदी के बारे में हमको इतनी भावुकता के साथ बात करने से काम नहीं चलेगा और सब कुछ अंग्रेजी के ऊपर थोप देने से भी काम नहीं चलेगा। कहीं न कहीं बहुत सारे दूसरे ऐसे पक्ष हैं, दूसरे ऐसे कोण हैं जिनको समग्रता में देखने की ज़रूरत है। और ये भी एहसास होता है कि जिस तरह से हम हिंदी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, तो हम एक तरह से अपने प्रतिपक्ष को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदी के विरोध में माहौल बनाने में हम खुद ही सहायता कर दे रहे हैं। तो इन सब के बीच लग रहा था कि कहीं कोई गुंजाइश है कि नहीं, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा या कहीं कोई रास्ता दिखेगा। और अचानक अभी जब नई शिक्षा नीति घोषित हुई तो एक चीज़ बहुत मार्के की लगी और बहुत सकारात्मक लगी, ख़ास तौर पे मैं भाषा की दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। वो ये था कि मातृभाषाओं में शिक्षा को पूरे देश में गंभीरता से लिए जाने की बात, और कम से कम 5वीं तक जो है बच्चों को उनकी शिक्षा उनकी मातृभाषा में मिले, इसका उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने हिंदी को लेके उस तरह की कोई भावुकतापूर्ण बात नहीं की, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे तमाम भारतीय भाषाओं की बात की और मातृभाषा को आगे बढ़ाने की बात की। तो लगा कि हाँ, शायद अब हमारी सोच कहीं न कहीं उस ढर्रे पे आ रही है जिसकी बहुत ज़रूरत है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेके मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं। हिंदी के पक्ष में जिस भावुकता के साथ हम तर्क देते जाते हैं, उन्होंने हिंदी का कोई भला किया हो ऐसा तो मुझे नहीं मालूम पड़ता, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने हिंदी का नुकसान अधिक किया। हिंदी की पक्षधरता में ही व्यापक दोष रहा है। आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के निर्धारण के बाद भी अगर कोई देशज और स्थानीय भाषाओं का महत्व नहीं समझ रहा है, उसे किसी भाषा से कमतर आंक रहा है, तो ये आकलन की गलत दृष्टि बिल्कुल है, ये तो स्पष्ट है। इस देश की संरचना ही बहुवचनात्मक है। तो जब इसकी संरचना ही बहुवचनात्मक है तो उसमें एक वचन वाले किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा गंभीरता से, वो कहीं ना कहीं व्यवहारिकता से चीज़ें कड़ आती हैं। इस संरचना के बीच अगर किसी एक भाषा को व्यापक स्तर पर स्वीकार्यता दिलानी है तो वह इन तमाम भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय और आदान प्रदान से ही संभव है। ये आदान प्रदान की एक लंबी श्रृंखला बनानी पड़ेगी, उसमें बहुत समय देना पड़ेगा, क्योंकि जिस भाषा को आप राष्ट्रभाषा का ताज देना चाहते हैं, उस भाषा को अपना प्राण तत्व भी इन्हीं भारतीय भाषाओं के बीच में से लेना होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी स्वीकार्यता उतनी नहीं होगी जितना कि विरोध हो जाता है। क्योंकि कोई भी भाषा जो आपकी व्यवहारिक और सहज भाषा नहीं है, आप उसके साथ कभी भी एक तरह से अटैचमेंट जिसे कहते हैं, या उसके साथ किसी तरह का आप जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो विरोध और संघर्ष और अस्मितामूलक विचारधाराओं और नारों के साथ लगातार जो है हम झगड़े करते रह जाएंगे। और वे सारे आंकड़े आप अपने पास रखिए
कि हिंदी देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, वो सारे आंकड़े सही हैं। हो सकता है जिस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं उस हिसाब से सही हों, लेकिन उन आंकड़ों से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई, कम से कम इसने थोड़ी उम्मीद जगाई है। इन आंकड़ों की बाजीगरी के साथ हिंदी की श्रेष्ठता को लेकर चर्चा करते हुए हम एक बहुत बड़ी गलती इस रूप में करते हैं कि फिर हम हिंदी को बहुत श्रेष्ठ और बहुत बड़ी और बहुत महान बताने के चक्कर में वापस उन भारतीय भाषाओं की अपरोक्ष रूप से जो है उनको कमतर आंकने लगते हैं, और इस तरह की तुलनात्मक चीज़ों का फिर एक बार से बहस को एक नया मोड़ मिलता है। लेकिन फिर उसमें व्यवहारिक दिक्कतें हैं कि भाई बांग्ला और तमिल जैसी भाषाओं को जो हिंदी से ज़्यादा समृद्ध हैं, हम इसको स्वीकार भी करते हैं, जब उनको तुलना ही करानी होगी तो वो संस्कृत से कराएंगी, वो हिंदी से क्यों कराएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को गंभीरता से समझना होगा। इधर जो कुछ आंदोलन हिंदी पट्टी में ही कुछ हिंदी की सहायक बोलियों को लेकर हुआ, उन्होंने फिर लोगों के कान खड़े किए और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो बोलियां हैं और बोलियां जो हैं भाषा बन जाना चाहती हैं, इनका समर्थन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह से आप हिंदी का पक्ष नहीं रख सकते। जिनको आप खाली एक बोली कह दे रहे हो, फिर चाहे वो भोजपुरी की बात हो या राजस्थानी की बात हो, दुनिया की कई भाषाओं से ज़्यादा उनकी व्याप्ति है ना। तो आप खाली उनको बोली कह के उनको कमतर रख के फिर आप अपने आप को अपना कद बड़ा करने लगोगे, ये संभव नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी बड़ी लकीर से अपनी लकीर को हमें बड़ा करना है तो हमें उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा काम करना है, उसमें बहुत ज़्यादा निष्ठा और समर्पण देना है। ये नहीं कि सामने वाले की लकीर को मिटा के आप कहो कि मेरी लकीर बड़ी हो गई, वो संभव नहीं है। भोजपुरी, राजस्थानी इत्यादि इसका उदाहरण है, मैं पहले कर चुका। फिर हमारा तर्क है कि तर्क भी बहुत अपमानजनक होता है। हमें ऐसे तर्कों से जो है बचना चाहिए, ख़ास तौर पे जो विश्वविद्यालयों में हैं, महाविद्यालयों में हैं, अध्ययन अध्यापन की गंभीरता को समझते हैं, उन्हें इस तरह की खाली भावुकतापूर्ण बातों से अपने आप को बचाना चाहिए और जो वास्तविक धरातल पर स्थितियां हैं उन पे थोड़ा अन्वेषण करके उनमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से हिंदी भाषा के वास्तव में, अगर हम उसके हितैषी हैं और हम सच में उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना चाहते हैं, तो इसके वो लोकतांत्रिक देश होने के नाते या वो कौन सी व्यवस्था होगी, वो कौन से तरीके होंगे जिससे हम हिंदी को उस रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन हम ये सब छोड़ के फिर हम एक और आसान सा रास्ता पकड़ लेते हैं और वो है अंग्रेजी को गालियाँ देने का। हमें लगता है कि आज हिंदी के साथ जो भी विकास में दिक्कतें आ रही हैं या हिंदी अगर अपने इच्छित पद को नहीं प्राप्त कर पा रही है तो इसका कारण और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेजी की है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अंग्रेजी को भारतीय संविधान ने 343(1) के तहत आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया हुआ है। मतलब ये उसकी संवैधानिक स्थिति है। अब इसमें अंग्रेजी का तो दोष नहीं है। जिस संविधान को हम अपने सर माथे पे लेते हैं, ये उस संविधान की भाषिक व्यवस्था है। अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मेघालय, मिजोरम, ये वो राज्य हैं जो आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को मानते हैं, और ऐसे राज्य जो सह आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार करें तो लगभग मुझे लगता है उनकी संख्या बहुतायत में है। हमारा संविधान खुद अंग्रेजी में लिखा गया। उच्च शिक्षा के शोध के तमाम कार्य अंग्रेजी में हो रहे हैं। सच कहूँ तो भारत में पिछले 700-800 वर्षों के इतिहास को आप खंगाल डालिए, सबसे अधिक व्याप्ति, रोजगार और पसंद, याद रखिए पसंद, सबसे अधिक व्याप्ति, रोजगार और पसंद की भाषा के रूप में अंग्रेजी का कोई मुकाबला ही नहीं रहा। फ़ारसी ने भी वो मुकाबला नहीं किया, भारतीय भाषाओं ने भी वो मुकाबला नहीं किया, हिंदी ने भी मुकाबला नहीं किया, किसी ने वो मुकाबला नहीं किया। लगभग 600 वर्षों तक राज करने वाली फ़ारसी भी इसके आगे टिक नहीं पाई। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जब 1603 के आसपास आते हैं
तो वो एक व्यापारी के रूप में आ रहे हैं। वो भाषा के प्रचार प्रसार में नहीं उनकी दिलचस्पी है। 300 लोगों ने मिल के पूंजी लगाई है, तब जाके एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। उस ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, और वो गलतियां वो नहीं करना चाहते थे जो पुर्तगाली कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे तमाम रेफरेंसेस आते हैं कि लगभग 8-8 महीने, 1-1 साल की वो समुद्री यात्रा करके भारत पहुंचते थे, और यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ किसी भी तरह के झगड़े में वो नहीं पड़ना चाहते थे। मैं पढ़ रहा था कि किसी अंग्रेज अधिकारी का कथन है कि शुरुआती दिनों में जितने भी अंग्रेज यहाँ पे आए, हर 5 में से 1 अंग्रेज लौट के नहीं जा पाया। उसका कारण था कि ये जो उष्ण कटिबंधीय हमारा पूरा इलाका था, और यहाँ के मलेरिया और यहाँ का हैजा, वो इन सब चीज़ों को झेल नहीं पाए, और कई बार नई स्थितियों में अपने को ढाल नहीं पाए, और लगभग हर 5 में से 1 अंग्रेज की यहाँ पे मौत हुई। और 603 से लगभग शुरू के 125-150 साल, जब तक कि उन्होंने अपने व्यापार को एक शासनात्मक स्थिति में नहीं ला दिया, तब तक उनकी लगभग स्थिति यही रही। और मोटे तौर पे मतलब 1823-25 तक भाषा को लेके उनकी तमाम जो स्थितियां थी वो गड्ढमड्ढी थी, क्योंकि वो भाषा और धर्मांतरण इन कामों को प्रमुखता शुरू में नहीं दे रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और व्यापार से लाभ कमाना, और व्यापार की सुविधाओं के लिए धीरे यहाँ का शासन तंत्र अपने हाथ में लेते जाना, ज़मीनी स्तर पे अपने आप को मजबूत बनाना। ये अंग्रेजी को लेके जो है शुरुआती स्थितियाँ थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा को मैंने इस संदर्भ में पढ़ा, और वो लिखते हैं कि दास्तां में भी हमने अंग्रेजी को क्यों नहीं अपनाया, इसलिए कि हमारी भाषा हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। वो कह रहे हैं कि दास्तां में भी हमने अंग्रेजी को नहीं अपनाया। हमने से उनका मतलब है कि व्यापक भारतीय समाज ने क्यों नहीं अपनाया। भाई, व्यापक भारतीय समाज उस तरह सुविधाओं के केंद्र में था ही नहीं। अंग्रेजी को उन्होंने अपनाया जो सीधे अंग्रेजी को एक अवसर मान के उससे कुछ कमा लेना चाहते थे। तो जो अंग्रेजी को अपना रहे थे वो कोई भारत के दुश्मन नहीं थे, या वो राष्ट्र विरोधी काम नहीं कर रहे थे। वो खाली एक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए, कंपनी में नौकरी करने के लिए, फिर चाहे वो मुंशी की नौकरी हो, अनुवादक की नौकरी हो, डाक खाने की नौकरी हो, रेलवे की नौकरी हो, बैंक की नौकरी हो, पुलिस की नौकरी हो, वो इन सारी नौकरियों को इसलिए हथियाना चाहते थे, वकीलों की नौकरी हो, क्योंकि आपके यहाँ तो पूरा स्ट्रक्चर ही अंग्रेज खड़ा कर रहे थे ना। अब वो स्ट्रक्चर इसलिए नहीं खड़ा कर रहे थे कि उनको भारत से प्रेम था, वो इसलिए खड़ा कर रहे थे कि ये स्ट्रक्चर उनके व्यापार में कहीं न कहीं बहुत फ़ायदेमंद था। उनके व्यापार की बढ़ोतरी के लिए ये सब आवश्यक था। अब इन सारी चीज़ों को अगर मेरे जैसा एक अदना सा व्यक्ति समझ सकता है, तो क्या इतने महान आलोचक के रूप में आदरणीय रामविलास शर्मा जी इन सारी चीज़ों को नहीं समझते थे? लेकिन मैंने कहा ना कि शुरू में हमारी नर्चरिंग ही ऐसी हुई है कि हम जब भी हिंदी अंग्रेजी की बात होती है तो इस तरह की भावुकतापूर्ण बात करके हमको लगता है कि जैसे हम राष्ट्र के हितैषी हो गए, भाषा के हितैषी हो गए, और जो वास्तविक आकलन करे हम उसकी तरफ उंगली करके ये दिखा देते हैं कि ये राष्ट्रद्रोही है, ये देश के खिलाफ बात कर रहा है, और हम उसको प्रमाण पत्र बांटने में लग जाते हैं। जबकि हमको बहुत विवेकपूर्ण तरीके से, बहुत रैशनलाइज होकर इन सारी चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। मैं रामविलास शर्मा जी की बात कर रहा था कि वो कह रहे थे कि हमने अंग्रेजी नहीं अपनाई क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। रोजगार एवं उच्च शिक्षा की भाषा के रूप में हमने अंग्रेजी को अपनाया, ये रामविलास जी को समझना चाहिए, और निश्चित तौर पे वो समझ भी रहे होंगे। विश्व में ज्ञान से जोड़ने वाली एक व्यापक भाषा के रूप में हमने अंग्रेजी को अपनाया। इसी अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत लौटे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और खुद महात्मा गांधी ने इस देश से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, क्या उसमें अंग्रेजी ज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान, अंग्रेजी प्रशासन की जो सीख और समझ उन्होंने विकसित की थी, क्या उसका कोई योगदान नहीं था? निश्चित तौर पे था। और इसीलिए चिपलुनकर और राजा राम मोहन राय जैसे लोग जब अंग्रेजी के समर्थन में आगे आए, उसको वाघिन सा दूध चिपलुनकर ने कहा, तो वो निश्चित तौर पे यही कहना चाहते थे
कि पूरे विश्व में आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अगर हमको कोई जोड़ सकता है तो हाल फिलहाल ये अंग्रेजी भाषा ही है। हमको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, उस अंग्रेजी को माध्यम बना के हमें उस ज्ञान विज्ञान तक पहुंचना चाहिए, वैश्विक समुदाय तक पहुंचना चाहिए, अपनी बात को प्रखरता से उठाना चाहिए और अंग्रेज़ों की जड़ें यहाँ से हिला देनी चाहिए। डेटा बताता है कि 1900 के आसपास तक हिंदुस्तान में करीब 1 करोड़ लोग भारतीय ऐसे थे जो अंग्रेजी में अच्छी तरह से शिक्षित थे और 1947 में हमने आज़ादी ले ली। तो ये जो शिक्षित वर्ग था, जो अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान से अच्छी तरह से परिचित हो गया था, फिर चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, राजा राम मोहन राय रहे हों, इनका अंग्रेजी के समर्थन का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो भारत या भारतीयता या राष्ट्रीयता के खिलाफ थे। वो इस अंग्रेजी को एक हथियार बना के अंग्रेज़ों के ही खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। और आज अगर मैं अब ये समझाने में समय बिताऊं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस देश की आज़ादी में क्या योगदान था, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ओछी बात होगी। हम सब उन सारी चीज़ों से अच्छी तरह परिचित हैं। अभी तक इस देश में जितने भी कमीशन बने, लगभग सब ने किसी न किसी रूप में अंग्रेजी के महत्व को, उसकी व्याप्ति को इन संदर्भों में ज़रूर स्वीकार किया है, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। मैंने एक कोटेशन इस संदर्भ में निकाला, 1991 में गठित राधाकृष्णन समिति का। वो समिति अपनी रिपोर्ट में साफ लिखती है। क्या लिखती है? ध्यान से देखिए। यह सत्य है कि अंग्रेजी भाषा देश की एकता के उत्थान में एक महत्वपूर्ण तथ्य रही है। यह सत्य है कि अंग्रेजी भाषा देश की एकता के उत्थान में एक महत्वपूर्ण तथ्य रही है। दरअसल राष्ट्रीयता की संकल्पना तथा राष्ट्रीयता की भावना मुख्य रूप से भारत में अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के उपहार हैं। राष्ट्रीयता की संकल्पना तथा राष्ट्रीयता की भावना मुख्य रूप से भारत में अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के उपहार हैं। आप अंग्रेजी को भाषा ही मानिए ना, माध्यम ही मानिए, जिसने सबसे पहले हमको आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचय कराया, उसमें इतना भावुक हो कि उसको गाली देने की क्या ज़रूरत है। ये तमाम रिपोर्ट्स में किसी न किसी रूप में आपको ये स्वीकार्यता जो है मिल जाएगी। भारत में आज़ादी के बाद भाषा के रूप में अंग्रेजी का व्यापक प्रसार हुआ। यह आधुनिक ज्ञान विज्ञान, तकनीक, शोध और उच्च शिक्षा की प्रमुख भाषा के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुई। भारतीय भाषाओं के बीच आपसी वर्चस्व और विरोध की क्षेत्रीय राजनीति ने अंग्रेजी की राह को और अधिक आसान किया, सुगम बनाया। रोजगार के अवसर वाली भाषा, इन्वर्टेड कॉमा, रोजगार के अवसर वाली भाषा के रूप में अंग्रेजी के मुकाबले कोई भी भारतीय भाषा कभी खड़ी नहीं हो पाई। इस तरह हिंदी समेत तमाम भारतीय भाषाओं को जो नुकसान हुआ, उसके लिए हमारी वैचारिक संकीर्णता और राजनीतिक अकर्मण्यता ही जिम्मेदार है, न कि अंग्रेजी। मुझे लगता है मैंने ये जो बात लिखी है मैं उस पर पूरी तरह से कायम हूँ। आज अगर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए राजनीतिक रूप से इस तरह का दृढ़ निश्चय कर लिया गया है, तो ये बताता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है और वो इस चीज़ को आगे लेके बढ़ सकती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी लगातार विकसित हुई है, इसमें दो राय नहीं है। हिंदी पट्टी में तो इसका विस्तार सबसे अधिक है, हम सभी जानते हैं। देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। वह हिंदुस्तान में एक व्यापक स्तर पर संपर्क भाषा का भी काम करती है। किंतु हिंदी के साथ जो परेशानी रही, जो सारी किंतु परंतु मैं कह रहा हूँ, किंतु हिंदी इस देश में अवसर और प्रभाव की भाषा उस तरह नहीं बन सकी जैसी अंग्रेजी बनी। इस बात में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? रवीश ने बीच में एक बार अपने भाषण में कहा कि हिंदी को नाम की नहीं, हिंदी को काम की ज़रूरत है। वही बात है, हिंदी के साथ अवसर और प्रभाव, और जब अवसर मिलेंगे तो प्रभाव अपने आप बढ़ेगा। जब अवसर ही नहीं है तो प्रभाव कहाँ से हैं? तो हिंदी कितने लोग बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर भाषा को आपको वहाँ पे बैठाना है, आपको ये देखना होगा उस हिंदी के साथ उनके लिए रोजगार के कितने साधन हैं और किस स्तर के साधन हैं, और वो उनके सामाजिक जीवन में किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमको गंभीरता से सोचना होगा।
इस देश के राजनेताओं और हिंदी सेवा के नाम पर मलाई काट रहे मठाधीशों ने हिंदी के नाम पर सिर्फ भावनाएं भड़काई तथा खाए पिए अघाए सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे रहे। आज भी ये वही कर रहे हैं। अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिए वो सारा ठीकरा अंग्रेजी पर फोड़ देते हैं। अंग्रेजी को 4 गालियां देते हुए हिंदी को लेकर बड़ी बड़ी भावुकतापूर्ण बात करना मानो हिंदी दिवस का राष्ट्रीय फैशन हो गया है। 14 सितंबर आ रहा है, करीब है, और हम देखेंगे कि इस तरह की सारी चीज़ें चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं। आप तर्क और तथ्यों के साथ इनकी कलई खोलो तो वो आपको प्रमाण पत्र दे देंगे कि आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोही का प्रमाण पत्र तो जैसे ये अपनी जेब में लेके टहलते हैं, इनको जन्मसिद्ध अधिकार है उसका। केंद्र सरकार द्वारा संचालित देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में हिंदी और सामाजिक अध्ययन को छोड़कर बाकी सभी विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। ये इस देश की आज भी सच्चाई है, और ऐसे में हिंदी को प्रभाव की और वर्चस्व की और अवसर की भाषा आप कैसे बनाएंगे, हमको उसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया, 20वीं शती की शुरुआत तक अनुमानतः इस देश में 1 करोड़ के आसपास की आबादी अंग्रेजी में शिक्षित थी। इसका कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और प्रशासन का जो ढांचा विकसित किया वह इस देश के लिए एकदम नया और संभावनाओं से भरा हुआ था। अनुवादक, द्विभाषीय, मुंशी, डाककर्मी, सिपाही, वकील, शिक्षक, क्लर्क, रेल कर्मचारी, कारखानों के मजदूर, प्रेस के कारीगर, फोटोग्राफी, सिनेमा, संपादक, लेखक, वितरक, दलाल, बैंक कर्मचारी, चिकित्सक इत्यादि को लेकर एक सुनियोजित संगठनात्मक ढांचा जो अंग्रेज खड़ा कर रहे थे, उसमें भारतीय युवकों को अपनी आर्थिक सुदृढ़ता का भविष्य नजर आ रहा था। उनको उसमें अवसर दिखाई दे रहा था। वो इन अवसरों का लाभ उठाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में रुचि दिखाई और उसे अपनाया। अंग्रेजों को अपनाने के पीछे उनके अंदर कोई राष्ट्रद्रोह की भावना काम नहीं कर रही थी, ये भी हमको समझना पड़ेगा। जो आज अगर हिंदी मीडियम से न पढ़ के अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है, और वो तमाम लोग जो हिंदी के बारे में बड़े बड़े भावुकतापूर्ण भाषण देते हैं, आप खुद उनके घरों में झांक आइए, उनके बेटे जो है अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा ले रहे हैं, वहाँ पे वो मुंह जो है छुपाने लगते हैं। तो जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए और उसकी जड़ों तक जाने की कोशिश करिए। सिर्फ भाषा के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे आप जड़ताओं को पकड़ के बैठेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक अंग्रेजी को भारतीयों पर थोपने का आरोप है, ये भी एक गंभीर आरोप है कि अंग्रेजी को भारतीयों पे थोप दी जाती है। तो मैं इसको इनकार तो नहीं करता, लेकिन थोड़ा इसको डाइल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो थोपना शब्द है वो थोड़ा गड़बड़ है। देखिए, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1835 को अंग्रेजों ने यह नीति स्पष्ट कर दी कि तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्र की शिक्षा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में दी जाएगी, किसी और भारतीय भाषा में नहीं, जबकि इसके पहले उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी थी। इस नीति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक राजा राम मोहन राय जैसे विचारकों की अंग्रेजी शिक्षा के हक में मांग थी, लेकिन ये वही अंग्रेज ही थे जो 1835 के पहले कतिपय स्थानीय भाषाओं में ऐसी शिक्षा के हिमायती थे और उसे प्रोत्साहन भी दे रहे थे। 1783 के आसपास उन्होंने उच्च न्यायालय से फारसी को हटाकर वह जगह अंग्रेजी को दे दी। 1783 में दे रहे हैं, आप देखिए 1603-4 में आए हैं और 1783 तक फारसी को भी रहने दे रहे हैं, क्योंकि वो व्यापार करने आए हैं। जब तक वो अपनी स्थितियां नहीं सुदृढ़ कर लेंगे, व्यापार की स्थितियां नहीं ठीक ठाक कर लेंगे, और जब तक वो उसकी आवश्यकता नहीं महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा, तब तक उन्होंने उसको छेड़ा नहीं, और करीब 100-125 साल उन्होंने फारसी को भी बर्दाश्त किया। ये मार्के की बात है, ये सोचनी चाहिए। ये काम उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आते ही नहीं किया, अपितु ये करने के लिए उन्होंने लगभग 2 शताब्दियों का इंतज़ार किया। और सिर्फ इंतज़ार किया नहीं, ऐसे ढांचे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, ऐसी स्थितियां बना दी कि अपने आप लोगों ने फारसी की जगह अंग्रेजी को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। उसका कोई व्यापक और बड़े पैमाने पर विरोध नहीं हुआ। इन 2 शताब्दियों में उन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपने प्रक्षेत्रों में प्रोत्साहित किया। जहाँ भी उनके कारखाने थे, घर थे, नौकरियाँ थे, उन्होंने भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया। इसके प्रमाण हैं। जैसे जैसे उनके व्यापार शासन का क्षेत्र बढ़ता गया, उन्होंने हिंदुस्तानी और अंग्रेजी को अधिक प्रोत्साहित किया।
क्योंकि हिंदुस्तानी व्यापक स्तर पे बोली जा रही थी, तो जहाँ पे 4 राज्यों की भाषा का काम करना है वहाँ पे अकेले हिंदुस्तानी कर ले रही थी, तो वो हिंदुस्तानी को पसंद कर रहे थे। ये प्रोत्साहन उन्होंने भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान या प्रेम में नहीं, अपितु अपनी प्रशासनिक एवं व्यावसायिक मजबूरियों के नाते किया, अपनी व्यावसायिक हितों के लिए किया। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय अवसरों की तलाश में अंग्रेजी को अपना रहे थे, ठीक उसी तरह अंग्रेज भी अपने व्यापारिक हितों में भारतीय भाषाओं और हिंदुस्तानी का साथ दे रहे थे। आर्थिक समृद्धि और शक्ति का साधन अंग्रेजी भाषा बन गई थी, केवल और केवल अंग्रेजी भाषा बनती जा रही थी। ये निश्चित तौर पे उनकी एक चालाकी भी थी, और अंग्रेजों को जब ये लगने लगा कि शासन प्रशासन के कार्यों में अब अंग्रेजी के ही बूते काम चलाया जा सकता है, तो उन्होंने उस दिशा में कदम उठाए। वैसे भी 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के सारे अधिकारों को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निरस्त करते हुए भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। 57-58 आते आते हम सीधे तौर पे ब्रिटिश संसद के अधीन हो गए थे। मतलब जो शासन का काम अभी कंपनी अपरोक्ष रूप से कर रही थी, अब वो सीधे सीधे करने लगे। तो जो अभी तक मुखौटे में ही क्यों न हो, जो व्यापारी थे, अब सीधे सीधे वे शासक बन गए थे। तो दोनों की नीतियों में, निर्णय लेने के तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो शासक होता है, शासक की बॉडी लैंग्वेज और शासक का निर्णय लेने का तरीका अलग होता है। अंग्रेज अब सीधे सीधे शासक बन गए थे। फिर अंग्रेजी का भारत में कोई व्यापक विरोध भी नहीं था, अपितु भारतीयों द्वारा समर्थन के स्वर अधिक मुखर हुए थे। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर जैसे विद्वानों ने अंग्रेजी को शेरनी का दूध कहकर संबोधित किया। अनुमानतः 1882 तक देश के 60% विद्यालयों में किसी न किसी रूप में अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही थी। ये बड़ी बात है कि 1882 तक 60% जो विद्यालय थे देश भर में, वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे थे। इन तमाम बातों के परिप्रेक्ष्य में ये अधिक तर्कसंगत लगता है कि भाषा के रूप में अंग्रेजी को अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्थित नीतियों द्वारा इतना संभावनापूर्ण बनाया कि इसके समर्थन में एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग भारत से ही खड़ा हो गया। विरोध का स्वर उस तुलना में क्षीण था। अतः व्यापारी और शासक के रूप में उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। ऐसे अवसर का एक चतुर शासक के रूप में निश्चित तौर पे उन्होंने लाभ उठाया, और भारतीय भाषाओं की जगह सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि अब सारी शिक्षा जो है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होगी। तो ये थोपने की क्रिया जरूर थी, लेकिन एकदम से नहीं थोपी गई। पहले भी इस थोपने की प्रक्रिया में भी उन्होंने लगभग 2 शताब्दियों का समय लिया और ऐसी स्थिति बनाई कि लोग अंग्रेजी को पसंद करें, अंग्रेजी में अधिकाधिक अवसर दिए, अंग्रेजी को आर्थिक शक्ति का प्रतीक बनाया। और उन सारी बातों के बाद जब उन्होंने देखा कि इसका कोई व्यापक विरोध नहीं है, बल्कि इसका समर्थन ही अधिक है, तो कहीं न कहीं उन्होंने फिर जो है, चूँकि अब वो शासक की भूमिका में आ चुके थे, तो उन्होंने सीधे सीधे अंग्रेजी में एक दो टूक कह दिया कि अब भारतीय भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में सारा कामकाज होगा। मैं कहता हूँ इसी तरह के अवसर की भाषा हम लोग हिंदी को क्यों नहीं बना सकते, या भारतीय भाषाओं को क्यों नहीं बना सकते। और अगर हम बनाएंगे तो ये झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भारत जैसे देश में उन्नति, आर्थिक उन्नति, रोजगार किसे नहीं चाहिए। अगर कोई भाषा रोजगार का माध्यम बन जाएगी, उच्च शिक्षा का माध्यम बन जाएगी, तो अंग्रेजी लोग क्यों पसंद करेंगे। और दूसरी चीज़, विदेशी भाषा के रूप में आप खाली अंग्रेजी को क्यों पाले हुए हैं। आप अंग्रेजी के साथ रशियन, चाइनीज़, जर्मन, फ्रेंच, उनका भी विकल्प दीजिए ना, जिसको जो पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। लेकिन भारतीय भाषाओं के विकास की बात जहाँ तक है हिंदी के साथ साथ, तो आप इनमें जब तक अवसर नहीं बनाएंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, जिस तरह का स्वप्न हम लोग इन सारी भाषाओं को लेकर देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं। किसी दूसरे की लकीर को छोटी करके हम अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते। अपनी लकीर को बड़ी करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बड़ा आवश्यक है। हाल ही में घोषित, मैंने बताया वो बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा की अनिवार्यता से जिस तरह जोड़ा गया, उससे लगता है कि बदलाव की सकारात्मक स्थितियां बन रही हैं।
सरकार एक सकारात्मक तरीके से सोच रही है। इस तरह की पहल का व्यापक रूप से स्वागत होना चाहिए। हिंदी को अगर सही अर्थों में राष्ट्रभाषा बनना है तो उसे इन्हीं आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच अपने प्राण तत्व को सिंचित करना होगा। इन भाषाओं के साथ आदान प्रदान की व्यापक श्रृंखला की शुरुआत करनी होगी। भारतीय भाषा और संस्कृति अध्ययन के विश्वविद्यालयों की एक बड़ी श्रृंखला बनानी पड़ेगी IITs के तर्ज पे, और ये सैकड़ों पे होगी। इसकी शुरुआत होनी चाहिए। हर साल 10, 20, 30 जितना भारत सरकार खर्च वहन कर सके, इस तरह के विद्यालयों की एक व्यापक श्रृंखला बने जहाँ पे हम भारतीय भाषाओं और संस्कृति के बारे में गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें। तो आदान प्रदान की एक ऐसी स्थिति बनेगी जो लाइव होगी। ऐसा नहीं कि आपने अकादमी बना दिया, पारिभाषिक शब्दावली आयोग बना दिया, शब्दकोश आयोग बना दिया, वो 10 विद्वान बन के बैठ के कमरे में शब्दकोश बनाते हैं और वो शब्दकोश बन के वहीं पर पड़ा रहता है। देश की आम जनता से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जब वो भाषा किसी तरह उनको कोई अवसर नहीं दे रही है, लाभ नहीं दे रही है, उनकी प्रगति नहीं कर रही है, तो वो उससे क्यों जुड़ेंगी। इतनी सी बातें हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेके कभी कभी सोचता हूँ। किसी भी भारतीय भाषा में परास्नातक की उपाधि लेने वाले के लिए यह अनिवार्य हो कि वह उस भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा में भी लिखने और बोलने का विधिवत ज्ञान हासिल करे। जैसे अगर मैं हिंदी में MA कर रहा हूँ 3 साल या 4 साल में, तो मेरे लिए अनिवार्य हो कि मैं हिंदी के अलावा भी कोई एक भारतीय भाषा में लिखना बोलना अच्छी तरह सीख लूँ, फिर चाहे वो बांग्ला हो, तमिल हो, मराठी हो। और ये मराठी, बांग्ला और तमिल भाषा से MA करने वाले बच्चों के लिए भी अनिवार्य हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हर विद्यार्थी कम से कम 2 से 3 भाषाओं का अच्छा जानकार हो जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्षेत्रीय नौकरियों में डोमिसाइल की अनिवार्यता जो की जाती है रहवास प्रमाण पत्र की, उसकी जगह आप ऐसे भाषा में स्नातक या परास्नातक वाले आवेदकों को वरीयता दे दीजिए जिनके पास उस क्षेत्र विशेष की भाषा का ज्ञान तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी वो अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं को जानता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप अवसर बढ़ाइए। तो निश्चित तौर पे जो हिंदी भाषी है वो चाहेगा कि मैं मराठी भी सीख लूँ, तमिल भी सीख लूँ, गुजराती भी सीख लूँ, ताकि मैं जब नौकरी के लिए जाऊँ, तो मैं जब महाराष्ट्र में नौकरी के लिए जाऊँ तो मैं उनको बताऊँ कि भाई मैं हिंदी पढ़ाने के लिए तो आ रहा हूँ, लेकिन मुझे मराठी भी आती है, मुझे गुजराती भी आती है, मुझे तमिल भी आती है। ऐसे बच्चों को जो है अनिवार्य रूप से इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो सकती है, वरीयता की विशेषता हो सकती है, नौकरियों में इन लोगों को विशेष तरह के इंक्रीमेंट जैसी कोई व्यवस्था हो सकती है। कहने का मतलब हर वो तरीका जिससे आप इनको प्रोत्साहित कर सकें, वो भारत सरकार की योजना का एक हिस्सा होना चाहिए। जब तक भारतीय भाषाओं को अवसर की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तब तक इच्छित भाषा के रूप में उनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगी। ये चीज़ हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। और किसी भाषा का विरोध करके आप अपनी भाषा का विकास नहीं कर सकते, और कोई भी जो भाषा से प्रेम करता है वो किसी भाषा का विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाषा जोड़ने का काम करती है, इस तरह से तोड़ने का काम नहीं करती। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के साथ जो सपने संजोए गए हैं वे बिल्कुल पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चरणबद्ध तरीके से ढांचागत संरचना पर कार्य करना होगा और कुछ बुनियादी बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। मैंने 10 बिंदु यहाँ पे गिनाए हैं, मैं एक एक करके उनको पढ़ता हूँ। पहला, अंग्रेजी सहित विश्व की किसी भी भाषा के प्रति दुराग्रह उचित नहीं। यह हमारी सोच को संकीर्ण करेगा। हमें संकीर्ण नहीं होना है, हमें अपने विचारों में उदात्त तो होना है। तो भाषा प्रेमी होने के नाते पहली चीज़ हमको जो करनी है, हमें किसी भी भाषा का विरोध नहीं करना है, चाहे वो विदेशी भाषाएं हो या हमारी अपनी भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाओं को समान स्तर पर आदर और सम्मान देना हिंदी के विकासात्मक भविष्य के लिए अनिवार्य है। हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं से कैसे श्रेष्ठ है ये बताने की जगह आप हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान और व्यवहारिकता के, रोजगार के, आर्थिक शक्ति के अवसर बनाइए
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि किसी एक को दूसरे से कम ज़्यादा करके उनके बीच आप झगड़े को और हवा दीजिए। हिंदी और समस्त भारतीय भाषाओं बोलियों के बीच व्यापक और सतत आदान प्रदान की आवश्यकता है, और वो आदान प्रदान ही ये निश्चित करेगा कि भाषाएं एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाएंगी, और भाषाओं के करीब आने से लोग करीब आएंगे और वो भावनात्मक स्तर पे सच में इनसे जुड़ पाएंगे। यह आदान प्रदान किसी प्रकल्प की तरह समितियों या अकादमियों की समिति के व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि जीवन शैली और दैनिक व्यवहार के बीच शामिल हो। जैसे मैंने कहा कि 4 लोगों की कोई कमेटी बना दिए और 1000 पन्ने का कोई शब्दकोश बना दिए, उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको जीवन शैली और दैनिक व्यवहार के बीच ऐसी स्थितियां लानी पड़ेगी जहां पे वो काम करें, ताकि वो लाइव हो, जो काम हो रहा है उसका वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में जीवन में दिखाई दे कि वो व्यवहार में किस तरह से ढल रही है, वो दिखाई दे। भारतीय भाषा और संस्कृति के व्यापक अध्ययन और अंतर्विषयी शोध कार्यों के लिए सैकड़ों शैक्षणिक संस्थाओं का गठन IIT की तरह चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए। मैंने इसकी भी चर्चा कर दी। हिंदी पट्टी के छात्रों को दक्षिण भारतीय और दक्षिण के छात्रों को हिंदी पट्टी की भाषा को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये जो उत्तर और दक्षिण का इतना अंतर है, ये कम होना चाहिए। भाई हम भी कन्नड़ सीखें, हम भी तमिल सीखें, हम भी मलयालम सीखें, और वो भी हिंदी सीखें, वो भी मैथिली सीखें, वो भी बांग्ला सीखें, क्या परेशानी है किसी को? और ये सीखने से उनको वरीयता मिले, स्कॉलरशिप मिले, पदोन्नति मिले, विशेष इंक्रीमेंट मिले, तब तो सीखेंगे। खाली भावना के स्तर पे भाषण देने से नहीं सीखेंगे। इन चीज़ों को उनकी प्रकृति, उनकी रोजगार, उनके अवसरों से आपको जोड़ना पड़ेगा। भारतीय भाषाओं में सभी प्रकार की उच्च शिक्षा सहज रूप से सुलभ हो सके, इस पर गंभीरतापूर्वक कार्य होना चाहिए। अभी तक इस पर कार्य नहीं हुआ। हम अंग्रेजी के भरोसे हैं, उसी अंग्रेजी को गालियां देते हैं और उसी अंग्रेजी के भरोसे पड़े हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो गई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो गई, तकनीक की पढ़ाई हो गई, इन सारी चीज़ों को भारतीय भाषाओं में अवसर निश्चित तौर पे मिलने चाहिए। तब शायद हमारा जो ग्रामीण इलाका है या जो सुविधाओं से पूरी तरह से अभावग्रस्त विद्यार्थी है, वो भी अपनी भाषा में अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर पाएगा और सही मायनों में उसकी एक तरह से प्रगति हो पाएगी। हमें हिंदी विरोध के प्रत्युत्तर में किसी भाषा का विरोध नहीं करना है, अपितु उस विरोध के कारणों के समूल नाश के लिए कार्य करना होगा। हर विरोध का एक कारण होता है। विरोध के बदले विरोध करके हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि उन विरोध के कारणों को समाप्त करना पड़ेगा, और उसके बारे में मैं पर्याप्त चर्चा आप लोगों के साथ कर चुका हूं। हिंदी समेत तमाम भारतीय भाषाओं को आर्थिक प्रगति और रोजगार के व्यापक अवसर वाली भाषा के रूप में बदलना होगा। मेरी तमाम बातों का सबसे मुख्य निचोड़ यही है कि आर्थिक प्रगति और रोजगार के व्यापक अवसर वाली भाषा के रूप में हिंदी और तमाम भारतीय भाषाओं को बदलना, इसके लिए पहल होनी चाहिए, इसके लिए काम होना चाहिए। इन सभी बातों के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, सभी की भावनाओं का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसलिए तमाम वाद विवादों के बीच से संवाद के माध्यम से धैर्य और दृढ़तापूर्वक हमें भाषा के मामले में आगे बढ़ना होगा। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में जिद्दी नहीं, ज़मीनी होते हुए नाम से अधिक काम के बारे में सोचना होगा। जिस भाषा के पास जितना अधिक काम अर्थात रोजगार का अवसर होगा, उतना ही उसका नाम होगा। इसलिए अगर हमने अवसर दे दिया तो उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा, उसका नाम भी बढ़ जाएगा। हमें नाम की अलग से चिंता नहीं करनी होगी। अन्यथा कौन सी भाषा का अखबार अधिक छपता है और किस भाषा को बोलने वाले लोग कितने अधिक हैं, ऐसे आंकड़ों के साथ हम आत्ममुग्ध होकर अपने आप को छलते रहेंगे। और जो हमारा सपना है तमाम भारतीय भाषाओं के साथ, हिंदी के साथ, जो आज़ादी के आज इतने सालों बाद भी जहाँ थी लगभग वहीं पड़ी हुई है, ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। भाषा के नाम पे रोटियां सेकी जाती रहेंगी, राजनीति होती रहेगी, और वास्तव में वो जो दूरी है, वो दूरी जो है बनी रहेगी। ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए भी उचित नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी भाषा को लेके या भारतीय भाषाओं को लेके ये जो एक मैंने बात रखी है
इस तरह से एक गंभीर चर्चा व्यापक रूप में होनी चाहिए। और हिंदी दिवस मनाते हुए या हिंदी पे बात करते समय हम लोगों को तमाम भारतीय भाषाओं को कैसे जोड़ा जाए, इन भाषाओं को अवसर से कैसे जोड़ा जाए, इनको रोजगार की भाषा कैसे बनाई जाए, इनको आर्थिक शक्ति की भाषा कैसे बनाई जाए। अगर सरकार और तमाम बड़े पदाधिकारी अकादमियों के लोग जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, अगर वो इन सारी चीज़ों पे गंभीरता से सोचें तो निश्चित तौर से अगर हम अभी से काम पे लगेंगे तो एक दिन ज़रूर आएगा जब हम अपनी तमाम भारतीय भाषाओं को उनका वो गौरव दे पाएंगे जिसका हम सपना देखते हैं या जिसकी हम बात करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी किसी बात को आपने अन्यथा नहीं लिया होगा। एक भारत का नागरिक होने के नाते, हिंदी अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए व्यक्ति के नाते मेरी भी इच्छा है कि मेरी भाषाएं आगे बढ़ें, दुनिया में सबसे आगे बढ़ें, वो अवसरों की भाषा बने, वो राष्ट्रभाषा तक पहुँचें। लेकिन उसके लिए जो रास्ता है वो रास्ता कौन सा होना चाहिए? वो तर्क विवेक का रास्ता होना चाहिए, वो संवाद का रास्ता होना चाहिए, वो सिर्फ भावुकतापूर्ण नारों का रास्ता नहीं होना चाहिए। बस मेरा इतना ही निवेदन था और उम्मीद है कि फिर ऐसे ही किसी मुद्दे पे आपके साथ फिर रूबरू होने का मौका मिलेगा। जय हिंद।